एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मेरे साथ है टीप मूवी के एक्टर विराज साथीदार जी। उसी के साथ साथ ये जो है डायरेक्टर विपुल कल्याण, इनकी जो मूवी है इनके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और साथ में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपने मेरे बहुत सारे इंटरव्यू यहाँ पर देख चुके हैं, लेकिन ये जो मेरा है फिल्म से रिलेटेड एक जो है फर्स्ट यहाँ पर जो है इंटरव्यू है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर से पूछना चाहता हूँ कि सर, आपका कोर्ट से लेके टिप तक का जो सफ़र है कैसा रहा? देखिए, कोर्ट मेरी पहली मूवी थी, सब लोग जानते हैं। और कोर्ट के बाद मैंने कई सारी शॉर्ट फिल्में भी की है, फीचर फिल्में भी की है। मैंने दफ्तर किया है, मराठी एक शॉर्ट फिल्म। उसके बाद मैंने पक्षी किया है, एक फीचर फिल्म जो है वो मल्टीलिंगुअल फिल्म है, जिसके डायरेक्टर थे जगदीशन सुबू, जो तमिल डायरेक्टर है। और ये मल्टीलिंगुअल फिल्म है, उसमें 8 भाषाओं में इसको फिल्म को किया गया है। उसके बाद एक कोसा फिल्म जो फीचर फिल्म है हिंदी में, वो भी रिलीज होने वाली है। उसके बाद एक बहुत अच्छी फिल्म जो कांस में भी गई थी, उसका नाम था आधा चांद तुम रख लो। मयंक बकोलिया एक नए यंग डायरेक्टर थे, उन्होंने उसको लिखा भी था। तो काफ़ी सारी मज़ेदार जर्नी मेरे लिए रही है टिप तक के। और टिप जब मैंने की तो मैं विपुल को पहले से जानता था। और जब विपुल ने मुझे कहा तो मेरा तो कोऑपरेटिव नेचर ही रहा है, और मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं आ जाता हूँ। तो टिप में भी हमको काफ़ी मज़ा आया बनाने में। और अब सबके सामने बात है कि वो अभी 12 फिल्म फेस्टिवल्स में वो सिलेक्ट हो चुकी है। तो मैं विपुल सर से पूछना चाहता हूँ कि आपका जो है ये जो फिल्मी सफ़र है ये कैसे स्टार्ट हुआ? मैंने 2011 से अपनी जर्नी शुरू की थी एज ए थिएटर आर्टिस्ट। तो मैंने 2011 में थिएटर ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने काफ़ी प्लेस किए। उसके बाद फिर 2012 से 2013 के दरमियान मुझे कुछ शॉर्ट फिल्म्स ऑफर हुई, क्योंकि शुरुआत में मेरा ऐसा था कि मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट था। क्योंकि हमारा ऐसा होता है जनरली कि हम जो देखते हैं उसी की तरफ हमारा अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो मुझे दिखता था टीवी पर कि एक्टिंग इतने लोग कर रहे हैं, और एक अट्रैक्शन था शुरुआत में। तो उसी को लेकर मैंने शुरुआत की थी कि चलो थिएटर करूँगा। उसके बाद फिर थिएटर में एक्टिंग करता था। फिर शॉर्ट फिल्म्स ऑफर हुई, वो भी की मैंने। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब फिल्म्स को लेकर मेरा जब और रिसर्च करना शुरू किया, मैंने फिल्म देखनी शुरू की, तब मुझे पता चला कि फिल्म्स सिर्फ एक्टिंग ही नहीं है, उस वहाँ तक ही सीमित नहीं है। उससे परे भी एक ये है बिहाइंड द कैमरा, जो हम जिसको कहते हैं। डायरेक्शन हो गया, सिनेमेटोग्राफी हो गया, फिर पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग हो गया। तो मेरी रुचि फिर इन सब चीज़ों में ज़्यादा होने लगी। तो फिर मैंने एक्टिंग को थोड़ा साइड में रखकर फिर मैंने डायरेक्शन पे फाइनली अपना फोकस ये किया। और 2015 में मैंने मेरी पहली शॉर्ट फिल्म बनाई एज अ डायरेक्टर। उसमें डायरेक्टर भी मैं ही था, प्रोड्यूस भी मैंने की थी, शूट भी मैंने किया था, एडिट भी मैंने किया था। लोकेशन से लेके जितनी भी सारी चीज़ें होती है, जितने भी तामझाम होते हैं एक फिल्म को बनाने के लिए, फ्रॉम 1 to 10 जितना भी है, वो सारी चीज़ें मैंने की थी। और वो फिल्म ठीक ठाक बन गई। फिर मैंने उसके बाद और 3-4 फिल्म्स की, और फिर फाइनली फिर मैंने टिप की। अब टिप का सफ़र ऐसा हुआ कि टिप मैंने हालांकि 2019 में शूट की, और अभी तो वो फेस्टिवल्स में है, 12 फेस्टिवल्स में सेलेक्ट हो चुकी है। लेकिन मैंने ये स्टोरी बनाने की कोशिश की थी 2014 में, जब मैं मुंबई में था। मुंबई में ऐसा होता था कि मैं मुंबई में जब रहता था तब मैं पृथ्वी बहुत जाया करता था, पृथ्वी थिएटर। आपने अगर सुना होगा पृथ्वी थिएटर के बारे में। तो वहाँ पे जब मैं जाता था तो वहाँ से आते आते मुझे काफ़ी लेट हुआ करता था घर पे। तो फिर रात को भी घर पे जाके खाना बनाना, वो सब चीज़ें फिर मैनेज नहीं हो पाती थी। तो मैं अंधेरी में उतर कर एक होटल था, होटल विक्ट्री, वहाँ पे मैं खाना खाया करता था। तो वहाँ पे एक जो वेटर थे, खाना खाने के बाद मैं उनको हमेशा टिप के तौर पे कुछ पैसे दिया करता था। तो मेरे को रोज़ देता था पैसे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मंथ एंड था, और मेरे पास पैसों की थोड़ी कमी थी, जैसे कि सबके पास रहती है यंगस्टर्स में। रेंट देना था, बाकी बहुत सारी चीज़ें थे, बिल्स पे करने थे। तो बहुत लिमिटेड अमाउंट था मेरे पास। तो उस दिन मैं खाना खाने चले गया फिर से वहाँ। लेकिन उस दिन मेरे पास टिप के पैसे देने के लिए पैसे नहीं थे उनको। बिल अमाउंट था मेरे पास, जितना बिल आपका प्रॉपर जो बनता है उतना, बट उसके ऊपर मैं नहीं दे पा रहा था उस दिन। तो जब उन्होंने आए, फिर उन्होंने मुझे ऑर्डर, पता था उनको मेरा ऑर्डर क्या है, उन्होंने बिना पूछे ला दिया। मैंने खाना खाया। खाना खाते खाते भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में ये चल रहा था कि यार मैं खाना खा रहा हूँ, सब ठीक है, मैं पैसे भी दे दूंगा इनको, लेकिन मैं टिप नहीं दे पाऊँगा। और अगर टिप नहीं दूंगा तो इनको बुरा तो नहीं लगेगा, इनको बुरा लगेगा कुछ कहेंगे तो नहीं, क्योंकि इनको तो अभी आदत हो गई है मेरे से रोज़ टिप लेने की। तो उस तरह फिर मैंने खाना अपना पूरा ख़त्म किया। उन्होंने बिल ला के दिया, मैंने उनको बिल दिया, उन्होंने पैसे गिने, और देखा कि उसमें टिप नहीं है। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ स्माइल दी मुझे। तो मुझे उस दिन पता चला कि यार हम इतना जो सोचते हैं ह्यूमन नेचर के बारे में, कि एक्सपेक्टेशंस हम खुद ही से करते हैं कि
आगे वाला ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा होगा हमसे, क्योंकि अभी कैसा हो गया, हम बहुत जजमेंटल हो गए इन दोनों। ह्यूमंस आर वेरी जजमेंटल नाउअडेज। किसी को के बारे में हम ना जानकर उनके बारे में पहले ही एक धारणा बना लेते कि ऐसा होगा, बट वो वहाँ से मेरा चेंज हुआ। फिर वहाँ से निकला मैं, फिर स्टोरी डेवलप की, फिर आखिरी में उसका जो जब हमने स्क्रिप्टिंग चालू किया, तो स्क्रिप्टिंग में फिर मैंने आखिरी में कुछ चेंजेस किए उसमें फिल्म में, और फिर वो बनकर फिर 2019 में हमने शूट किया उसको, फिर बनी पूरी उस तरह फिल्म। और वीरा सर से ऐसा हुआ मुलाकात की, वीरा सर से मेरी मुलाकात 2015 में हुई थी फर्स्ट टाइम। वो मेरे अंकल के परिचित हैं, मेरे अंकल डॉक्टर हैं, तो उनके यहाँ पे वो रेगुलर पिछले कई सालों से उनके पास एज ये हैं, जाते हैं, तो उनके थ्रू मेरी पहचान हुई वीरा सर से। और सर का नेचर इतना सपोर्टिव था कि दिक्कतें आई बट उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और उस तरह फिर फिल्म हमारी आराम से कंप्लीट हो गई। इनकी पहली जो शॉर्ट फिल्म थी, हाँ। वो भी दिखाने के लिए मुझे घर में आए थे। यस यस, उसमें कार्तिक राव राव, है। हाँ। पहली फिल्म का नाम था मेरे 2 प्लेट मोमोज, हिंदी फिल्म थी वो। मैं सर जी से एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ कि आप जो है अपना जो टीप मूवी का जो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, इसके बारे में बताइए। देखिए, टीप मूवी जब हम लोग तैयारी कर रहे थे और लोकेशन पर तैयारी कर रहे थे, तब मुझे ये एहसास हो रहा था कि हम लोग कहीं कम पड़ रहे हैं इसको बनाने में, या फिर जिस तरीके से हम लोगों ने तैयारी करना चाहिए था, तो तैयारी में हम लोग कम पड़ रहे हैं, मुझे एक एहसास हो रहा था। और जब हम लोगों ने शूट करना शुरू करते थे, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया अचानक से। हुआ ये कि जिस सोसाइटी में हम लोग इसे शूट कर रहे थे, तो वहाँ पर एक जो वॉचमैन थे, बहुत अच्छा आदमी था और काफ़ी कोऑपरेटिव थे, सोबर थे, और उनका ड्रेस मुझे चाहिए था। तो क्योंकि उन्हीं का वो जो कॉस्ट्यूम है, वो तो एक गार्ड का कॉस्ट्यूम है। और जब हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने दिया भी। और जब हम लोगों ने शूट किया, 2-3 टेक भी हो गए थे उसके वाले, और अचानक उस कंपनी का मालिक आया वहाँ पर, जो सिक्योरिटी गार्ड कंपनी जो चलाता था, और अचानक उसने अपनी नाराज़गी जताई कि मुझे बिना बताए इस सोसाइटी में आप लोग शूट कर रहे हैं, ये ड्रेस भी हमारे कंपनी का दिया हुआ है। तो हमने, विपुल ने ही उनसे बातचीत की, और विपुल ने ये कहा भी कि सर, हमने इनसे बात की थी, इन्होंने अपना दिया है। तो उनका ये लॉजिक था कि ड्रेस मेरी कंपनी का है, तो ये ड्रेस मेरा है। हालांकि वो उस गार्ड से पैसे लिया था उन्होंने, उस गार्ड ही उसका ड्रेस का मालिक था, लॉजिकली अगर देखा जाए तो। लेकिन सभी लोग कोऑपरेटिव नहीं होते, और अचानक उनको बहुत समझाने की कोशिश की गई, नहीं समझे वो। और मेरा दिमाग फिर एकदम, मुझे गुस्सा आने लग गया असल में कि ये इस आदमी को इतना समझा रहे हैं विपुल को से, और वो आदमी समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो मैं तो चला गया वहाँ से। मुझे, अगर मैं वहाँ खड़ा रहता तो झगड़ा हो जाता उसके साथ में मेरा। जो उसको नहीं पता ना कि भाई एक फिल्म बनाने के लिए कितनी सारी ताकत झोंकनी पड़ती है, और कितने सारे लोगों को ताकत झोंकनी पड़ती है। उसको तो कुछ, वो उतनी संवेदनाएं उसमें नहीं थी, वो आदमी भी अच्छा नहीं था। तो मैंने कहा कि छोड़िए इसको, बिल्कुल बात ही मत करिए इसके साथ में, अभी हम करेंगे क्या करना है। और हमने फ़ोन पर ही अपना पूरा अरेंजमेंट कर लिया कॉस्ट्यूम का। बंदा आया, कॉस्ट्यूम लेके आया, और उससे भी अच्छा कॉस्ट्यूम लेकर आया वो, कैप से लेकर हर चीज़, बेल्ट से लेकर हर चीज़। तो ये सब तो था। फिर मेरा इंटरेस्ट भी थोड़ा कम होता गया उसमें कि ये क्या, हम लोग मजाक कर रहे हैं शायद। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, बनी फिल्म तो अच्छा है, नहीं बनी तो भी अच्छा है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मेरा इंटरेस्ट कम होना शुरू हो गया था। लेकिन जब हम लोगों ने कॉस्ट्यूम आने के बाद, जब हमने दूसरे दिन शूट करना शुरू किया, तो फिर कैरेक्टर में जाने के लिए मुझे आसान रहा, और मैं कैरेक्टर में गया भी। तो ये इतनी सारी दिक्कत, तब मुझे लगा कि नहीं, हम लोगों को तैयारी बहुत पहले से करनी चाहिए, लोकेशन से लेकर, परमिशन से लेकर, कॉस्ट्यूम को लेकर, कैमरामैन क्या कौन होना चाहिए। क्योंकि वो क्या होता है ना, जब आप एक जगह आते हैं, कई सारे क्रू मेंबर्स एक जगह आते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक प्रोजेक्ट के लिए आप आते हैं। भविष्य में आप बार बार आने की गुंजाइश बनी रहती है। तो उस गुंजाइश के चलते मैं ये चाह रहा था कि ये पूरा क्रू, जो हमारा ग्रुप है, वो ग्रुप एक होमोजीनियस ग्रुप बन जाए, इसमें उम्र का कई लिहाज ना हो, सब दोस्त लोग हैं। और वो कितना हो मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि उसके बाद मेरा कुछ रिश्ता नहीं रहा एक्टिंग शूटिंग के बाद में। लेकिन जब पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग की बात थी, या म्यूजिक की बात थी,
या कुछ और कुछ बातें डालनी थी फिल्म में, तो उसमें मेरा कुछ हिस्सेदारी नहीं रही। इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि वो जो मैं चाहता हूँ हमेशा कि एक ग्रुप जो है वो एक ग्रुप बना रहे हमेशा, लेकिन जैसा कोर्ट के साथ मेरे साथ में हुआ है, तो वो वहाँ से स्पॉट बॉय से लेकर तो प्रोड्यूसर तक जितने मेरे दोस्त थे, आज भी मेरे उतने ही करीबी वो दोस्त लोग हैं। तो अलग अलग प्रोजेक्ट के साथ में अलग अलग आपको अनुभव आते हैं, तो आप हर प्रोजेक्ट से एक जैसी उम्मीद नहीं कर सकते। तो विपुल जी, आप बताइए कि जो सर के साथ आपका काम करने का जो है क्या एक्सपीरियंस रहा है? सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मुझे पता था कि एज एन एक्टर तो बहुत अच्छे ही है ही, बट एज ए ह्यूमन भी बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल नेचर है उनका। और फिर जब हम फिल्म की जब हम शूटिंग शुरू करने वाले थे, तो शूटिंग के पहले मैं नागपुर आया हुआ था, तो सर से मेरी मीटिंग थी। तो सर से मेरी मीटिंग हुई, मैंने सर को नरेट किया पूरा स्टोरी। सर भी कन्विंस हो गए, ठीक है हम कर सकते हैं, करते हैं। हमने फिर एक समय, एक क्या कहते हैं, एक मंथ डिसाइड किया कि हाँ ये मंथ में हम शूट करते हैं करके। फिर मैं निकल गया वहाँ से वापस पुणे। फिर मैंने अपना शूटिंग का सारा परमिशन जितना था सब कर लिया। फिर मैं जब सर से फिर से बात हुई तो सर ने कहा कि नहीं यार मेरा तो अभी नहीं जम पाएगा, क्योंकि मैं अभी कहीं और कमिटमेंट दे चुका हूँ। तो फिर मैं बोला आप कैसा करने का? तो सर ने बोले कि आप एक काम करो, आप किसी और के साथ कर लो, क्योंकि आगे भी यानी मेरे कमिटमेंट्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कम से कम 2 महीना फ्री हूँ। तो फिर मैंने सर से कहा कि देखिए सर, मुझे करना है फिल्म तो आपके साथ ही करना है, वरना फिर मैं होल्ड करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वेट करूँगा 2 महीना 3 महीना, कोई टेंशन नहीं है, अपने वेट करेंगे और फिर हम साथ में ही काम करेंगे। फिर उस तरह फिर 2 महीने बाद सर का मुझे डेट मिला, फिर सर आए पुणे, फिर हमने शूट स्टार्ट किया। तो जब वो आए तो आने के पहले तक, इनके आने के पहले हमारा पूरा कास्ट एंड क्रू आ चुका था। तो सबके मन में एक डर था, क्योंकि सबने कोर्ट देखी थी, सर का काम देखा था, सबको पता था कि कोर्ट किस लेवल की फिल्म है। उसके बाद सर अभी उसके बाद हमारे साथ काम करने वाले हैं, तो हम सब एक एक्साइटमेंट तो था ही, बट एक थोड़ा सबके मन में थोड़ा डर भी था कि सर आ रहे हैं, सब चीज़ ठीक से हो जानी चाहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बट वो कैसा है कि आप जब शूट करते हो, फिल्म करते हो, तो प्रॉब्लम आती ही है, विदाउट प्रॉब्लम शूट होता ही नहीं कभी कोई कंप्लीट। तो फिर सर आए और फिर हमने नेक्स्ट डे शुरू की शूटिंग। तो जैसे सर ने कहा कि नेक्स्ट डे वो प्रॉब्लम हो गया था ड्रेस को लेके, फिर हमने वो सॉल्व किया। नेक्स्ट डे फिर से शुरुआत की। उसके बाद भी काफ़ी चैलेंजेस आए, काफ़ी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन फिर भी हमारा शूट अच्छा हो गया। और रही बात सर के साथ काम करने की, तो जब वो प्रॉब्लम हुआ था जो सर ने आपको बताया, उस टाइम पे मैं जब उनसे बात कर रहा था तो सर उठ के निकल गए थे अपने रूम में। तो जब मेरी बात चल रही थी वो इंसान के साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो मुझे भी समझ में आया कि उसको समझा कि मतलब नहीं है, तो मैं भी फिर निकल गया, वहाँ से निकल गया और फिर सर के रूम में गया मैं। तो सर के रूम में एंटर होने ही वाला था, उसके पहले मैं सोच रहा था कि यार सर गुस्से में निकले हैं यहाँ से, और अभी एक तो अपने को डेट नहीं मिल रही थी सर की, बड़ी मुश्किल से डेट मिली है, वो कल आए हैं और आज ये प्रॉब्लम हो गया है और मेरा शूटिंग पूरा बाकी है। यानी हमने शूट किया था कुछ 1 मिनट का, वो हमने 2 या 3 घंटा शूट किया था, वो भी सब कैंसिल करना पड़ा। तो अब कैसा? तो मैं सोच रहा था कि सर ने अगर मना कर दिया कि विपुल यार तुम्हारा एक काम है, तुमने बराबर होमवर्क नहीं किया, ऐसा है वैसा है, तो मुझे नहीं करना काम, ऐसा ना हो जाए, मुझे वो डर था। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं विपुल, तेरे को जाना तो पड़ेगा, सर से बात तो करना पड़ेगा। तो मैं सर के रूम में गया और सर को मैं सीधा जाते हुए बोला, सर मुझे माफ़ कर दो, मेरा सब प्लानिंग ठीक था, लेकिन पता नहीं ये कहाँ से आ गया और पूरा गड़बड़ हो गया। तो सर वॉज लाइक, अरे तो कोई टेंशन नहीं, अपन कल कर लेंगे, और जो ड्रेस का है वो मैं देख लूँगा, तो टेंशन मत ले, अपन शूट पूरा करके ही जाएंगे। तो वो जो एक छोटी सी चीज़ थी वो जो सर ने कही, लेकिन वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट और इतना ज़्यादा मोटिवेट कर गई मुझे, कि मुझे वो पूरा थ्रू आउट द जो 2 या 3 दिन हमने शूट किया, बहुत आराम से शूट हुआ वो। और सर का इतना सपोर्ट था मुझे नहीं, हम सबको, सिनेमाटोग्राफर जो हमारे उज्ज्वल सर हैं, उज्ज्वल निनावे, फिर एक्टर्स में जो सर के साथ थे, प्रभाकर मथापटी, वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, फिर निखिल कनौजिया था, उसके बाद अंकित, वरुण, फिर असिस्टेंट हमारी प्रांजलि, और साथ में और भी 2-3 साथी थे हमारे। तो सबका जो एक डर था वो कहीं ना कहीं दूर हो गया, और सबका सर को देखने का नज़रिया एकदम बदल गया कि सर कितने सही इंसान है, यानी इतना बड़ा नाम होने के बाद भी कोई इतना डाउन टू अर्थ कैसे रह सकता है। तो बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा सर के साथ काम करने का, और मज़ा बहुत आया मुझे। नहीं, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है।
मेरी एक फिल्म अभी रुकी हुई है, मतलब वो कंप्लीट नहीं हुई। एक शॉर्ट फिल्म थी बाबा करके, और सतीश मिश्रा उसको डायरेक्ट कर रहे थे। और जब हम लोग एक सीन शूट करने जा रहे थे यही रामटेक में, तो हमने कहा कि भाई एक कैरेक्टर जो है फिल्म में, तो वो उसके साथ मेरा सीन है, तो बुलाइए, थोड़ा रिहर्सल भी कर लेंगे। नहीं सर, बहुत अच्छा एक्टर है वो, उसको रिहर्सल की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 3 बार कहा उनसे कि भाई मुझे तो थोड़ा सा गारंटी मिलना चाहिए कि जो मेरा कोई एक्टर है वो हमारा एक कंफर्ट लेवल पे हम लोग आ जाए, थोड़ा सा रिहर्सल में आ जाएंगे। तो नहीं सर, वो तो कर लेंगे। और जब हम लोगों ने कैमरा ऑन किया और हम लोग जब सीन शूट करने जा रहे थे, तो वो एक्टर को पसीना छूट जाता था, वो डायलॉग ही नहीं बोल पाता था, वो भूल जाता था डायलॉग। मैं उसको बार बार समझ रहा हूँ भाई आपका डायलॉग ये है, आपको ये कहना, कुछ नहीं करना है आपको। लेकिन जैसा कह रहे थे ना कि भाई एक डर होता है ना कि भाई वीरा सतीदार के सामने मैं क्या करूँगा। तो अंधेरा हो गया, लेकिन वो सीन शूट नहीं हुआ। अभी तक फिल्म इनकम्प्लीट है, वो एक सीन के लिए। तो ऐसा कई बार हुआ, लेकिन मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा होता है। और दूसरी मेरी फिल्म जो थी पक्षी, उसमें भी ऐसे ही हुआ। एक दिन पूरा वेस्ट गया हम लोगों। मेरी जो कोई एक्टर थी वो एक्टिंग ही नहीं कर पा रही थी, तो मैं रात को 2 घंटे उसके साथ में एक मीटिंग करके उनको जरा थोड़ा सा कंफर्ट लेवल पे लेके आया मैं। उसके बाद में मैं डायरेक्टर से कहा कि सर कल आप बहुत नाराज हुए थे इन पर, लेकिन आज बहुत अच्छा करेगी वो। और बहुत अच्छा किया वो सीन उसको एक्टर ने। तो एक एक्टर की ये जिम्मेदारी होती है कि अपने को एक्टर को भी अपने लेवल पे लेके आए, उसको लगे कि भाई मेरा साथीदार है तो क्या हुआ, मैं भी तो एक्टर हूँ। ये उसका कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना पड़ता है, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका समय जाया होगा और वो सीन अच्छा नहीं होगा। एक एक्टर कितना भी अच्छा काम करे, लेकिन उसका अगर कोई एक्टर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो वो सीन अच्छा नहीं बनेगा। तो ये मैं तो समझता हूँ कि ये हर एक्टर की जिम्मेदारी होनी चाहिए। असल में बड़े बड़े अच्छे नामचीन एक्टर जिनको मैं बहुत पसंद भी करता हूँ, जिनकी एक्टिंग को, वो भी एक अच्छे इंसान होंगे ही, इसी कोई गारंटी नहीं होती। मैंने देखा है ऐसे लोगों को। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा मेरे बारे में। तो सर आपके जो अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, कम से कम शूट कंप्लीट नहीं होता, तो उसके बारे में बोलना उचित नहीं होगा। क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है कि एक तो उसमें क्या है, उसका कंटेंट क्या है, तो इस कंटेंट पर तो हम लोग बातचीत नहीं कर सकते। लेकिन जो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी और मेरे हाथ में, वो हम लोगों का शूट हर 4 महीने के बाद पोस्टपोन होता जा रहा है। कि मार्च में हम लोगों ने शुरू किया था उस प्रोजेक्ट को। एक अपना एक यंग लड़का है शैलेश दुपारे, FTI पास आउट है, जिसने तारे से बेट लिखा था, और वो अभी अपनी खुद की स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाना चाह रहा है। और स्क्रिप्ट मेरे हाथ में मार्च महीने से है, मतलब जनवरी फरवरी से मेरे पास में है। लेकिन 4-5 दिन का शूट होने के बाद, और जिस दिन मेरे सीन शूट होने वाले थे उसी दिन लॉकडाउन लग गया। अच्छा। तो पूरा हम लोगों ने फिर तय किया था कि हम लोग 6 दिसंबर को शुरू करेंगे मेरे सब सीन। लेकिन फिर 2 दिन पहले उनका फ़ोन आया कि सर शायद हमको पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग दिसंबर से शुरू करेंगे और बीच में कहीं लॉकडाउन का प्रॉब्लम शुरू हो गया या कोरोना का अगर उसकी स्पीड अगर बढ़ गई और कई सारे लोग को नुकसान हुआ, तो हमको फिर, क्योंकि पूरा क्रू बम्बई से है और हम 2 ही लोग नागपुर से, एक एक्टर है और मैं हूँ। तो अभी उसके बारे में इतना ही है कि वो स्क्रिप्ट मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आप देखेंगे अभी जो एक नया ट्रेंड चल रहा है मराठी में, खास करके अलग अलग कास्ट के लोगों के साथ में अलग अलग इश्यूज़ हैं। एक जैसी इश्यूज सभी कास्ट के साथ में नहीं है। अभी एक स्मशान जोगी जो समाज है हम लोगों का, तो स्मशान जोगी जो समूह है, तो वो कुछ अंत्यक्रिया की विधि वो वहाँ पर करता है स्मशान में, और वो उसकी परंपरा से चला आ रहा है, उसके परदादा से लेकर अभी तक आ रहा है। और समाज ये उम्मीद करता है कि इसके बेटे भी वही काम करें, लेकिन उसमें जो रेजिस्टेंस है कि नहीं, हम लोग नहीं करेंगे, ये जातिगत व्यवसाय हम लोग नहीं करेंगे। और एक छोटा बच्चा है, उसकी विधवा माँ है, और उसका जो दादा है, दादा तो दक्षिणानुसी विचारों का आदमी है, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। उसको तो लगता है कि यही हमारे नसीब में है और यही हमारी परंपरा है और यही हमारी इज्जत है। बहुत इज्जत मिल रही है हमको, क्योंकि हमारे बगैर किसी के अंत्य यात्रा पूरी नहीं हो सकती, अंत्य विधि पूरा नहीं हो सकता है। तो वो इस मुगालते में, लेकिन उसकी जो बहू है वो समझा रही कि नहीं, बेटे को पढ़ाना है,
बेटे को डॉक्टर बनाना है, बेटे को बाबा साहब अन्ना भाऊ साठे जैसा बनाना है। और दादा जो है उसको नकारता है और गांव का प्रेशर भी है। और ऐसे इसमें बेटा जो छोटा बच्चा है वो लड़ता है, उसकी माँ भी लड़ती है, और अंत में ये होता है कि उसके दादा को भी समझ में आता है कि नहीं, इसमें कोई इज्जत नहीं है हम लोगों की, ये तो हमारी मजबूरी है। और उसके लिए वो स्ट्रगल करता है। लेकिन उसकी जो टीचर है उसने देखा है कि लड़का बहुत पढ़ाई के प्रति बहुत ही अनुकूल भी है और उसकी दिली इच्छा भी है और दिल से चाहता है कि वो पढ़े, तो इसको पढ़ाना चाहिए। तो पूरे गांव का विरोध का सामना करके वो टीचर जो है उसकी वाली, वो टीचर उसको सपोर्ट करती है। तो इस पर एक फिल्म बन रही, जैसे संदीप माने ने भी एक फिल्म बनाई थी पांड्रिया, वो जो रस्सी पर जो काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, जिसको हमारे यहाँ गोपाड़ा बोलते हैं या और कुछ हमारे यहाँ पे है वो समाज, तो उन पर भी उन्होंने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी संदीप माने ने। ऐसे कई सारे लोग हैं। तो आने वाली जो फिल्म है मेरी, जो जिसको हम लोग जनवरी में शूट शुरू करने वाले, तो वो स्मशान जोगी समाज पर है। और फिर कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन वो अभी मटेरियलिस्टिक ढंग से वो उसको पूरा नहीं कर पा रही, तैयारी नहीं हो पा रही है। फाइनेंस का भी बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनको भी एक नामचीन एक्ट्रेस भी उनमें चाहिए मेरे अलावा। तो आपको तो पता है कि नामचीन एक्ट्रेस जो होते हैं वो तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते फीस के साथ में, हमारे जैसे सभी लोग नहीं होते। जैसे मैंने तो कई सारी फिल्में में फ़ीस ही नहीं ली है, फीस की बात ही नहीं की मैंने। उल्टा एक फिल्म में तो मैंने अपनी जेब से पैसा खर्च किया है। मेरा जो ट्रैवलिंग का था, या मेरे को एक्टर का जो ट्रैवलिंग का था, या उसको जो खुद पैसा देना था फीस के रूप में, वो तक मैंने अपनी जेब से दिया है। तो है ऐसे कुछ प्रोजेक्ट, लेकिन मेरे पास प्रोजेक्ट बहुत कम आते हैं। इसलिए कम आते हैं कि एक तो मेरा व्यक्तिगत स्वभाव भी है और मेरी अपनी विचारधारा भी है, क्योंकि मैं जिस राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन से जुड़ा हूँ, तो जाहिर है कि जो मेन स्ट्रीम के जो फिल्मकार है वो नहीं चाहेंगे कि ऐसे लोग हमारी फिल्म में काम करें। तो विपुल सर, आप अपने जो है अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। अभी मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरा, उस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। मेरा प्लानिंग था कि इस साल मैं शूट करूँगा, बट जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये पेंडेमिक की वजह से सारी चीज़ों के ऊपर एक फुल स्टॉप सा लग गया। अभी कुछ महीनों पहले से ही थोड़ा हम नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं, उसके पहले तो पूरी तरह लॉकडाउन था और उस वजह से फिर इस साल तो कुछ हो नहीं पाया। बट एक तरीके से मेरे लिए अच्छा रहा कि मुझे रिसर्च करने के लिए उतना ही ज़्यादा वक्त मिल गया। तो अभी मैं जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट करूँगा, मेरा ऐसा विचार है कि मैं फीचर करूँगा, और उसका जो रिसर्च मैं कर रहा हूँ वो मेनली दलित साहित्य के ऊपर है। बाबा साहब के जितने भी राइटिंग हैं, स्पीचेस हैं, उसके ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हमारी फुले शाह अम्बेडकर आदि जो विचारधारा है उसके ऊपर रहेगी वो फिल्म। और बीइंग अ फिल्म मेकर, मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म्स को हमने एंटरटेनमेंट के लिए तो ठीक है, चलो वो तो हर कोई बना ही रहा है, लेकिन हमको सिनेमा को एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखना चाहिए। और मैं तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं सिनेमा को अब, पहले तो नहीं था ऐसा, बट मेरा अभी थॉट प्रोसेस में बहुत चेंजेस आए हैं। जब से मैं बाबा साहब को पढ़ रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली हैं, हमारे साहित्य के बारे में पता चला, हमारी हिस्ट्री क्या रही है। क्योंकि इतिहास तो हमको सब बताते हैं स्कूल में, लेकिन वो सच्चा इतिहास नहीं है। अगर आपको सच्चा इतिहास जानना है तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के साथ साथ आपको साथ ही में तर्क वाली बुद्धि का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल बहुत सी मार्केट में ऐसे बुक्स आपको मिल जाएंगी जिसमें इतिहास है, लेकिन वो पूरी तरह सच नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज़ ऐसी मिलती है पढ़ते पढ़ते कि ये ऐसा क्यों है, तो वो क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए कि ऐसा क्यों है, तो उसके परे फिर जाके उसका आंसर ढूंढना। ये सब चीज़ें जब मैं अभी जब कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आया कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। सिनेमा एक हमारे समाज की जो व्यवस्था है उसको दिखाने के लिए ही उसका जो एक इन्वेंशन हुआ था वो उसी के लिए हुआ था। और आप देखिए कि पहली जो फिल्म बनी थी उसमें एक्टर को तो सब जानते हैं, उनके नाम से अवार्ड भी है, बड़े बड़े अवार्ड है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। लेकिन वो फिल्म में जिस आदमी ने एक्ट्रेस का काम किया था वो हमारा दलित बहुजन आदमी था। उसका कहीं आपको कहीं जिक्र नहीं मिलेगा किसी भी इतिहास के पन्नों में। ऐसा क्यों है? उसके बाद मलयालम फिल्म में, जो पहली मलयालम फिल्म बनी थी, उसमें जो पहली एक्ट्रेस थी उस फिल्म में वो दलित एक्ट्रेस थी, उनका नाम था रोज़ी। उनका भी आपको जिक्र कहीं नहीं मिलेगा। तो ये सवाल फिर आता है कहने की कि ऐसा क्यों है। फिर आप फिल्म्स देखिए
जितने भी फिल्म्स आती हैं आज बॉलीवुड या हिंदी या फिर मराठी, उसमें भी आपको जो इतिहास दिखाया जाता है, अगर कोई पीरियड फिल्म है तो उसमें आपको वो उनके ढांचे के अनुसार उसको पूरा मोल्ड करके आपको पेश किया जाता है, जो कि सच्चा इतिहास नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमको हमारे समाज के लिए काम करना चाहिए, और मैं सिनेमा को एज अ टूल देखता हूँ, एज अ मेरा मीडियम है कि मैं अपनी बात कैसे कह पाऊँ रेडिकल वे में। और सिनेमा तो मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आगे भी आप जैसे पूछ रहे थे कि मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, तो वो दलित फिल्म ही रहेगी, और उसमें मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो हमारे बहुजन समाज के ही रहे, और सच्चा इतिहास जो है वो मैं बताना चाहता हूँ। अब स्टोरी मुझे पता नहीं है, वो स्टोरी ऐसा होता है अभी क्रिएटिव लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो सालों लगा देते हैं पढ़ते पढ़ते, लेकिन जब क्लिक होना रहता है ना तो वो आपको 1 सेकंड में क्लिक हो जाएगा आपको क्या बनाना है। तो मुझे क्लिक अभी होने का है, बट मैं अभी सिर्फ पढ़ रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, तो वही है। अभी देखते हैं, लेट्स सी आगे फिर थिंग्स विल वर्क आउट, तो फिर वैसे फिर करेंगे, बताएंगे आपको। तो वीरा सर जी, आपको ये फिल्मों का जो शौक है कब से लगा, और ये मीडियम के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है? देखिए, मुझे तो ये याद नहीं है कि मैंने पहली फिल्म कौन सी उम्र में देखी थी। मुझे लगता है कि जब मैं दूध पी रहा हूँगा उस समय शायद मैंने फिल्में देखना शुरू किया, क्योंकि मेरे पिताजी जब मजदूरी करने जाते थे तो मेरी माँ फिल्में देखने जाया करती थी, और जाहिर है कि मैं दूध पीता बच्चा था तो माँ साथ में लेकर जाती होगी। लेकिन मुझे जो याद आ रहा है कि मैंने जैसे मदर इंडिया मैंने बचपन में देखी हुई फिल्म है। एक फिल्म आई थी मराठी में, मधुचंद्र, शायद काशीनाथ घाणे के उसमें एक्टर थे, तो वो फिल्में मैंने देखी थी। समाज को बदल डालो, जब मुझे समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन इसके जब हम लोग बड़े होते गए तो हम लोगों में एक कल्चरल मूवमेंट जो चल रहा था बाबा साहब के जस्ट जाने के 4-5 साल के बाद में, तो हम लोगों ने देखा है कि वामन दादा कर्डक थे, नागोराव पाटनकर थे, गोविंदराव मशीलकर थे, लक्ष्मण राजगुरु थे। ये बड़े बड़े लोग जो थे, वो बड़े बड़े लोग हमारे यहाँ दीक्षा भूमि पे कभी आते थे, कभी बस्तियों में प्रोग्राम करते थे, कभी इंदिरा में, कभी जोगीनगर में। और जब मैं गांव में गया तो वहाँ तो तमाशा तो था ही, तमाशा था, भजन थे, तो संगीत के साथ जो एक जुड़ाव था। और जब मैं गाय चराया करता था जंगल में, तो ज़ोर ज़ोर से गाने का एक मौका, ताकि गला भी साफ़ हो, किसी को आवाज़ भी देना हो तो आवाज़ देने के लिए भी उस भारी भरकम आवाज़ का इस्तेमाल हम लोग करते थे। तो जब हम लोग बड़े होते, हम जब देखा कि जब मुझे समझ आने लगी, और जब मैं नागपुर MIDC में एक फैक्ट्री में काम करने लगा, तो जब मैं गांव से आकर मजदूरी करने लगा तो मेरे दोस्त लोग सब पढ़े लिखे हो गए थे। मैं ही एक आदमी ऐसा था जो गाय चराया करता था गांव में और यहाँ आकर मजदूरी करता था। तो एक जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कहेंगे ना, कि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, एक तो वो पहले से ही था, क्योंकि दलितों में वो कॉम्प्लेक्स उसकी जाति दे देती है, उसके दिमाग में घुसेड़ देती है कि भाई तू दलित है, तू काला कलूटा है, तेरे कपड़े ढंग के नहीं है, तुझे खाने को ठीक से नहीं मिलता है, तेरी लैंग्वेज ख़राब है, बहुत पिछड़ी हुई लैंग्वेज है। तो कई सारी चीज़ें जो होती है ना, हमारा जो परिवेश होता है सामाजिक परिवेश, वो सामाजिक परिवेश हम लोगों के दिमाग में और दिल में एक डर पैदा कर देता है कि तुम दिखने में भी अच्छे नहीं हो, तुम्हारी लैंग्वेज भी ठीक नहीं है, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन भी ठीक नहीं है, तुम अच्छे गा भी नहीं सकते हो, अच्छा लिख भी नहीं सकते हो, अच्छा पढ़ भी नहीं सकते हो। हालांकि मुझे मालूम है कि मैं पढ़ाई में बहुत तेज हुआ करता था बचपन में, क्योंकि कई सारे दोस्त लोग मुझे जवानी में बोलते भी थे, यार तुमने बचपन में हमको पहला नंबर कभी लेने नहीं दिया, तुम ही हमेशा पहला नंबर लेते रहे हो। लेकिन जब समझदारी बढ़ी तो, और मैं फिल्में देखा करता था, क्योंकि दोस्तों के साथ तो बैठ उठ नहीं सकता था, तो फिल्मों का जो खर्च था मेरा, वो मेरी कमाई से ज़्यादा बढ़ने लग गया था। और उस समय ये बात मैं 75 से 80 के बीच की मैं कर रहा हूँ। तो उस समय मेरे जो 4-5 हीरो जो थे, जैसे राजकुमार एक मेरे पसंदीदा एक्टर रहे हैं, राज कपूर रहे हैं, देवानंद रहे और शम्मी कपूर रहे हैं। रोमांटिक फिल्मों के लिए मैं शम्मी कपूर और देवानंद को देखना पसंद करता था, लेकिन जो सोशल एस्पेक्ट जिसमें होता था उसमें राजकुमार और राज कपूर जैसे लोग हुआ करते थे। और ये वो पीरियड है जिसमें आप देखेंगे कि 60 के पीरियड में के बाद 60 से 70 के बीच में जितने भी फिल्में आई, धार्मिक फिल्में बहुत कम आई, जैसे संतोषी माता जैसी या हर हर महादेव जैसी फिल्में, वो भी हम लोगों ने देखी थी। लेकिन सोशल एस्पेक्ट वाली फिल्में उस समय बहुत आया करती थी, क्योंकि उस समय में इप्टा का जो 42 के बाद जो इप्टा नाम का जो संगठन एक बना, और हमारे समय तक तो दलित पैंथर के हमारी दलित रंगभूमि थी, हमारी दलित नाट्य परिषद थी, दलित साहित्य आया था, नामदेव ढसाल की कविताएं हम लोग पढ़ते थे, प्रहलाद चंद्रवनकर, जवीर पवार, हिवराड़े, दया हिवराड़े, त्र्यंबक सपकाड़े, ये सब चीज़ों हम लोग पढ़ते थे, और भाषणों में हम लोग उसको कोड भी करते थे।
और जब हमको मजदूरों की एक सभा कोई भी लेनी होती थी तो हम लोग तुरंत तय करते थे कि आज शाम को सभा लेनी है। उस समय कोई लाउड स्पीकर लेकर घूमने की जरूरत नहीं थी, कोई परमिशन की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो हम लोग दोपहर में 20 मिनट का एक नाटक बिठा लेते थे, 4-5 गाने कौन से गाने गाना है वो तय कर लेते थे, कौन सा गाना गाएगा वो तय करते थे और नाटक शुरू करते थे। शाम को गाने गाते थे तो पब्लिक अपने आप जमा होती थी, फिर हम लोग भाषण देना शुरू करते थे। तो हमारी जो जर्नी रही है वो जर्नी एक ट्रांसफॉर्म हो रही थी सोसाइटी, मतलब दलित साहित्य का भी एक उभार आ गया था और उसके बाद में इसमें भी काफ़ी सारे बदलाव आ गए थे, मीडिया में भी बहुत सारे बदलाव आ गए थे और जस्ट टीवी का और रेडियो का काफ़ी चलन उस समय में शुरू हो चुका था। और ऐसे समय में हम लोगों को ये लगने लगा कि जब हम लोग अपने अनुभव देख रहे थे कि बस्तियों में हम लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, गाँव में जातिवाद कितना फेस करना पड़ा है, और ये सब सवाल जो है वो फिल्मों में नहीं दिख रहे हैं। हम हैं कहाँ, हम कहाँ हैं। लेकिन बाद में आप देखेंगे कि वही एक पीरियड था कि जिसमें अपर्णा सेन की फिल्में आई या सई परंजपे की भी फिल्में आई, श्याम बेनेगल आए, गोविंद निलानी आए, जब्बार पटेल आए, ऐसे कई सारे अच्छे डायरेक्टर्स और राइटर्स उस पीरियड में आए। तो हमको एक चस्का लग गया वो फिल्म देखकर। जैसे गौतम घोष थे, उत्पलेंदु चक्रवर्ती थे, मृणाल सेन थे, ऋत्विक घटक थे, इनकी जो फिल्में थी वो इनकी फिल्मों से हमको समझ में आया कि ये हमारी ज़िंदगी की दिखाने वाली फिल्में हैं। 2 बीघा ज़मीन से लेकर कई सारी फिल्में, फिर अंकुर है, निशांत है, भूमिका है, एक महिला के सवाल को लेकर ये आया। आज अगर मैं सोचता हूँ कि इस मीडियम के बारे में तो मुझे लगता है कि ये मीडियम कभी हमारा नहीं था। ये अपर क्लास और अपर कास्ट पूंजीपति लोगों का और ब्राह्मणवादी लोगों का एक मीडिया रहा है। लेकिन जैसा विपुल ने कहा है कि हम शुरुआत में थे, इस फिल्म उद्योग को शुरू करने वालों में से हम लोग थे, लेकिन हमारा इतिहास नहीं रहा है। तो इतिहास अगर नहीं रहा है तो इस इतिहास को खोजना है, इस इतिहास को रखना है और इतिहास बनाना भी है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि आज जिन बड़े बैनर्स की फिल्में आती है और जो तोड़ मरोड़ कर पेश करती है चीज़ों को, बाजीराव मस्तानी बनती है तो उसमें भीमा कोरेगांव की लड़ाई का कहीं जिक्र तक नहीं होता है, तो फिर वो बाजीराव मस्तानी होती कैसे? फिर अगर उसमें वो जिक्र ही नहीं है भीमा कोरेगांव का, तो फिर बाजीराव के ज़िंदगी में क्या था? केवल अय्याशी थी, केवल जातिवाद था। जातिवाद तो उसमें दिखाया भी नहीं गया। मुझे लगता है कि हमारे जैसे कई सारे लोग अभी फिल्म इंडस्ट्री में हैं। नीरज घायवान एक अच्छा डायरेक्टर है, अविनाश अरुण एक अच्छे सिनेमाटोग्राफर है, अच्छा डायरेक्टर है, उन्होंने किल्ला बनाई थी, बहुत प्यारी फिल्म बनाई थी। नीरज घायवान है, नागराज मंजूड़े है, बबन का अपना कराड़े, भावराव कराड़े है, जिन्होंने ख्वाड़ा बनाई थी, बबनिया बनाई थी। तो ऐसे कई सारे लोग हैं, लेकिन इनके पास में रिसोर्सेज की कमी है। अगर ये अपनी फिल्म बनाना चाहे तो वो अपने मन के लायक फिल्म नहीं बना सकते, और अगर फिल्म बनाना भी चाहे तो प्रोड्यूसर कहेगा कि भैया ये सीन काटो, ये सीन ऐसा लिखो, क्योंकि वो तो अपर कास्ट है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को अपना एक प्लेटफॉर्म और एक पैरेलल सिनेमा, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि दलित सिनेमा है, दलित सिनेमा की अपनी परिभाषा होनी चाहिए, दलित सिनेमा का अपना एक बिंब होना चाहिए, अपना एक कंटेंट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को करने के लिए दलित सिनेमा को खड़ा करना होगा। वो आज नहीं है। हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें उसमें हैं, जैसा फैंड्री देखेंगे आप, या मसान देखेंगे, या आप कोर्ट देखेंगे कि नारायण कांबले के नाम से ही जज के मन में और सरकारी वकील के मन में क्या भावनाएं आती है। अरे ये लोग तो दलित है, इनको क्या 20 साल की सज़ा ठोक दो ना, क्या केस लड़ना है। ये एक सरकारी वकील कह रही है तो उसका जो माइंड सेट है वो माइंड सेट ब्राह्मणी है, पूंजीवादी है। वो नाटक देखने जाती है तो वो जो प्रांतवादी या भाषावादी जो नाटक है उनको बड़े अच्छे लगते हैं। तो ऐसे सोसाइटी के बरक्स हमको खड़ा होना है। तो मुझे लगता है कि जितने भी दलित फिल्मकार है, चाहे वो सिनेमाटोग्राफर हो, चाहे वो कोई आर्टिस्ट हो, चाहे वो राइटर्स हो, चाहे डायरेक्टर्स हो, चाहे वो लिरिसिस्ट हो, चाहे म्यूजिशियंस हो, इनको अपना एक प्लेटफॉर्म आज नहीं कल बनाना पड़ेगा। अभी एक फिल्म का भी रिव्यू आया है, मट्टो की साइकिल, अभी मोहम्मद गनी ने वो फिल्म बनाया है और प्रकाश झा को मेन रोल में उन्होंने लिया है। तो वो मेरे मित्र है, तो मैंने उनसे भी फ़ोन पर बात की उस दिन। बोला दादा ये तो हमको तो बैठना पड़ेगा, आपने कर लिया, प्रकाश झा के पास पहुंचने का आपको जरिया था, प्रकाश झा आपको जानते होंगे इसलिए आप कर पाए, वरना हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम किसी बड़े कलाकार को ले, कोई बड़ा कलाकार हमारे फिल्म में काम करे। ये तभी संभव है जब हमारे पास अपना प्लेटफॉर्म होगा। किशोर कदम जैसे लोग, मिलिंद शिंदे जैसे लोग, हम लोग एक साथ बैठ सकते हैं, नागराज मंजूरी जैसे लोग एक साथ बैठ सकते हैं, तय कर सकते हैं कि अगर हमको हमारी फिल्म में बनाना है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उस प्रॉब्लम को हल करने की जिम्मेदारी हमारी केवल अकेले की नहीं है, ना हमें वो क्षमता है।
हमें ये सब मिल बैठकर तय करना पड़ेगा कि इस किस फिल्मकार को क्या समस्या आ रही है और उस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है। पैसा उसमें बहुत सेकेंडरी बन जाएगा। अगर नागराज मंजुळे ने झुंड में अगर अमिताभ बच्चन को लिया है तो जाहिर है करोड़ों रुपए उनको एक एक एक्टर की फीस उनको देना पड़ा है। लेकिन हमारे पास तो वीरा सत्तार जैसे कई सारे कलाकार लोग हैं यहाँ पर जो बहुत कम फीस में भी काम कर सकते हैं। तो हमारा फिल्म जो होगा वो उनके तुलना में एक खड़ा रहेगा। जैसे जैसे अभी रॉकस्टार गई है, न्यूटन गई है, या कोर्ट गई है ऑस्कर में, या अभी जल्लीकट्टू गई है। तो ये फिल्मों का बहुत बड़ा बजट नहीं होता है, लेकिन उस फिल्म का कंटेंट और उसका जो टेक्निक है वो टेक्निक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको मान्यता मिलती है। तो हमें वो फिल्में बनाना है जो दुनिया में देखी जाए, दुनिया में सराही जाए। तो ऐसी फिल्में केवल हम लोग बना सकते, मुझे लगता है। तो विपुल सर, आपके जो फिल्म है ये 12 जगहों पे सिलेक्ट हुई है, तो इनके जो है आपको कुछ बताइए, इनके जो नाम है वगैरह सब कुछ। सबसे पहली बार जब फिल्म मेरी सिलेक्ट हुई थी तो वो नीदरलैंड में हुई थी। वो फिल्म फेस्टिवल का नाम है द बी पॉप कंटेंट चैनल फेस्टिवल ऑफ नीदरलैंड। फिर सेकंड फेस्टिवल जो हुआ था जहाँ पे सिलेक्शन हुआ था वो यूनाइटेड स्टेट्स का था, उसका नाम था द लिफ्ट ऑफ सेशंस फिल्म फेस्टिवल। उसके बाद फिर मुंबई का एक फेस्टिवल था, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। फिर कुछ इसमें केरला कोचीन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ। ऐसे और कुछ 7-8 फेस्टिवल्स हैं। टोटल इस तरह 12 फेस्टिवल्स में सिलेक्ट हुई है। और अभी जैसे कि आप पूछ रहे थे सर को कि फिल्म का सफ़र और उनका कैसा, फिल्म उन्होंने फर्स्ट फिल्म देखी, उन्होंने अपना इतना अच्छा उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया और उनका जो पर्सपेक्टिव है आगे का किस तरह होना चाहिए। तो उसमें मेरा भी ऐसा कहना है कि कुछ साल पहले तक हमारी जनरेशन के पहले वाली जनरेशन जो थी वो जागरूक थी, लेकिन ज़मीन पर काम उतना इससे नहीं हो रहा था। लेकिन आज की जनरेशन जो हमारी जनरेशन है ये ज़्यादा जागरूक हो चुकी है और वो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। आप देखिए अभी जो अभी फार्मर बिल जो पास हुआ है, ऐसे टाइम पर, कोरोना जैसे टाइम पर भी हमारे जो फार्मर्स लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके ऊपर ऐसी ठंडी के इस पर टीयर गैस से उनको ये किया जा रहा है, पानी उनके ऊपर से ठंडा पानी फेंका जा रहा है, लेकिन फिर भी वो तस समझ नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से हमको सीखने लायक ये चीज़ है कि ये सब चीज़ें पहले भी थी, आगे भी रहेंगी, आज भी है। हमको इससे डरना नहीं, हमको इसका डट के सामना करना है। अब यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि हमारी फिल्म में भी हो। अभी आप देखिए मेरे घर पे या फिर आपके घर पे भी या किसी के घर पे जो एक दलित है, जो बहुजन इंसान है, जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, बाबा साहब जब कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया, फिर 1950 में आया, उसके बाद फिर अभी 17 साल हो गए, तो पहले माली का बेटा माली ही बना करता था, नाई का बेटा नाई बना करता था। जैसे सर ने भी कहा था कि जो उनके घर पे जो प्रोफेशन है वो वही करेगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद ऐसा हुआ कि अभी आज देखिए मैं फिल्म्स बना पा रहा हूँ, मैं एक लॉयर भी हूँ, मेरे फादर लॉयर है, मैं भी लॉयर हूँ, मैं फिल्म्स बनाता हूँ। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब की वजह से हम लोगों को जो एक लिबर्टी मिली है, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला है, तो वो सब चीज़ें हमको हमारी लाइफ में तो यूज़ करना ही है, जो कि हम आजकल यूज़ नहीं कर पा रहे। वो सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए, ऐसा लगता है आजकल कि सिर्फ कुछ लोगों के लिए, कुछ जाति समूह के लोगों के लिए ही वो बना है। हम लोगों के लिए तो वही है कि आप शांत रहो, जो हो रहा है वो एक्सेप्ट करो और आवाज़ मत उठाओ। लेकिन ऐसे से नहीं होगा, आवाज़ हमको उठानी पड़ेगी। और ताज़ा एग्जाम्पल तो हमारा फार्मर्स लोगों का है, शेतकरी लोकांचा है, जो अभी इतना कर रहे हैं। तो इस तरह से हमको एक मोटिवेशन लेना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह हमको इन सब चीज़ों का सामना कर कर लड़कर आगे निकलना है। तो मैं तो सिनेमा को एज ए टूल ही देखता हूँ। तो मैं फिल्म में वही सब दिखाना चाहता हूँ जो कि सच है। जैसे कि सर ने कहा कि बाजीराव मस्तानी का उन्होंने जिक्र किया, तानाजी का मैं जिक्र करना चाहूँगा। तानाजी में तो उन्होंने पूरा झूठा साहित्य बताया है, भगवा को किस तरह उन्होंने पेश किया है वो आप देखिए। नहीं, ये तो एक टाइप से ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं वो यूथ का। ब्रेन वॉश वैसे भी थे ही लोग, आज के डेट में तो फिल्म्स वही काम कर रही है। तो हमको कहीं ना कहीं सच्चा जो साहित्य है वो लोगों को तो पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। आज मैं कर रहा हूँ, मेरा देख के शायद हो सकता है कि अगर मैं कुछ अच्छा कर पाया तो और लोग इंस्पायर होंगे। जैसे नागराज मंजुळे, उन्होंने फैंड्री बनाई, उन्होंने सैराट बनाई, अभी झुंड कर रहे हो। पा रंजित है जो साउथ के तमिल फिल्म मेकर हैं, उन्होंने पहले फिल्म बनाई थी मद्रास, इट वॉज अ दलित फिल्म। उसके बाद उन्होंने काला बनाई, कबाली बनाई, दलित फिल्म। उसके बाद ये है अपने वेट्री मारान, वो भी तमिल फिल्म मेकर है, उन्होंने असुरन बनाई, वाड़ा चिन्नई बनाई, और एक फिल्म है उनके धनुष को लेकर वो बनाई।
लेकिन पा रंजित और वेट्रीमारन के साथ उनका प्लस पॉइंट ये है कि उनको धनुष जैसे एक्टर और प्रोड्यूसर का उनको बहुत सपोर्ट है। तो उनको जहाँ पे जैसे सर कह रहे थे कि फाइनेंस को लेके बहुत प्रॉब्लम होता है हम लोगों का, तो उनका वो प्रॉब्लम नहीं है। और धनुष अगर आपके साथ बोर्ड पर है और वो आपके साथ एक्टिंग कर रहा है, आपको वो फाइनेंशियली अगर फाइनेंसर है आपकी फिल्म के, और उनका भी आइडियोलॉजी वही है, तो फिर आपकी जो कहने वाली जो आप जो बताना चाहते हो अपने फिल्म्स के थ्रू, वो आसानी से कह सकते हो विदाउट कि हाँ ये मत दिखाओ, इसको ऐसा दिखाओ, उसको ऐसा शिफ्ट करो, उसको ऐसा करो। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को अब जैसे कि सर ने कहा कि विलेज रॉकस्टार्स का उन्होंने जिक्र किया, अब विलेज रॉकस्टार्स की जो फिल्म मेकर है मीरा दास, वो आसामी है। उन्होंने अपनी पहली फिल्म द मैन विद द बायनोकुलर्स उन्होंने की थी, उन्होंने खुद ही बनाई वो फिल्म। उन्होंने फिर ये फिल्म बनाई, इसमें कुछ 6-7 बच्चे हैं, ये हैं जिन्होंने शूट किया है, इन्होंने एडिट किया है, इन्होंने म्यूजिक किया है, और साथ में इनकी एक सिस्टर थी, कजिन सिस्टर, जो इनको हेल्प करती थी शूट पर। उन्होंने कुछ 1 साल शूट किया, 1 साल प्री प्रोडक्शन किया, 1 साल प्रोडक्शन किया, 1 साल पोस्ट प्रोडक्शन किया, और उन्होंने फिल्म फिर बनाई और सब खुद किया उन्होंने। और ये सब पूरा खुद उन्होंने अपने खर्चे पर किया। 35 लाख में वो फिल्म बनी है। हाँ 35 लाख में। और वो फिल्म ओपनिंग फिल्म बनी टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के लिए, जो कि एक बड़ा फेस्टिवल है। फिल्म फेस्टिवल्स के अगर आप ये देखें, नाम देखें, तो उनमें से जो बड़े नाम हैं उनमें से एक नाम टोरंटो फिल्म फेस्टिवल का है। उसके बाद वो ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हुई। तो कहीं ना कहीं अगर हम सही में करना चाहें तो हम कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। अगर आप नहीं करना चाहते हो, अगर आप दूसरों के विचारधारा के हिसाब से सिर्फ पैसे आपको मिल रहे हैं और आपको पैसे कमाना है, और उनके हिसाब से अपने विचारधारा को मोल्ड करके उनके विचारधारा उसमें डाल के अगर आप फिल्म बना रहे हो, तो ये तो समाज के साथ गद्दारी वाला काम कर रहे हो, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरा तो ये कहना है कि, और जैसे सर का भी कहना है कि हमारे लोगों का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, दलित सिनेमा होना चाहिए, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दलित लोग काम करें। और एक पैरेलल सिनेमा जो कि एक 60s-70s के दौर में आप देखिए, एक पैरेलल सिनेमा का एक बहुत अच्छा दौर आया था। शशि कपूर जी ने बहुत अच्छी फिल्म्स बनाई हैं, बहुत अच्छी फिल्म्स बनाई हैं उन्होंने। एज अ फिल्म मेकर वो बहुत उन्होंने अच्छा काम किया है। उसके बाद मृणाल सेन की फिल्म्स देखी है। उसके बाद फिर कुछ फिल्म्स के आपको नाम बताता हूँ। जैसे कि एक ये आई थी, मंथन फिल्म आई थी, बहुत अच्छी फिल्म थी वो, मंथन बहुत अच्छी। अंकुर फिल्म देखी है आप, अंकुर फिल्म बहुत अच्छी थी। अमोल पालेकर ने भी बहुत अच्छी फिल्में बनाई थी। हाँ, व्यास पर्वा वगैरह सब हाँ, चीज़ें। हाँ। तो ऐसी बहुत सी फिल्म्स पहले भी बनती आई है, लेकिन वो पैरेलल सिनेमा का दौर कहीं ना कहीं ये हो रहा है, कहीं गायब सा हो गया। तो अभी हम चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, भले ही आप उसे पैरेलल सिनेमा कहें, दलित सिनेमा कहें, या जो भी सिनेमा कहें, बस हम चाहते हैं कि वो सिनेमा में हमारी बात है, हमारा क्या है, हमारी विचारधारा क्या है, सच्ची चीज़ क्या है, वो लोगों तक पहुँचाए। तो उसी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, और देखते हैं अभी आगे क्या होता है। रिसर्च तो मैं कर ही रहा हूँ, और सर का तो मुझे सपोर्ट है ही, तो फिर देखेंगे आगे कुछ अच्छी चीज़ करेंगे। तो ये हमारा अभी प्लानिंग है। तो वीरा सर जी और विपुल सर, आपको आपकी इस मूवी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा, और होप करता हूँ कि आप इसी तरह से अच्छी मूवी यहाँ पर जो है बनाते रहे। तो चलिए, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे टीप मूवी के एक्टर एंड डायरेक्टर, और यहाँ पर दोस्तों ये जो है इंटरव्यू यहाँ पर हम लोग ख़त्म करते हैं। और दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी तरह से अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए। तो आज का वीडियो के लिए दोस्तों मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।